थोड़ा सा रीडेवलपमेंट क्या है थोड़ा सा समझ लेंगे, और रीडेवलपमेंट आया क्यों वो भी थोड़ा सा समझ लेंगे। रीडेवलपमेंट इसके लिए आया, जो बिल्डिंग में लोग रहते हैं वो सीनियर सिटीजन है, बिल्डिंग रिपेयर करने का लायक नहीं है, और यदि हम थोड़ा सा इंसेंटिव FSI देते हैं, थोड़ा एडिशनल, जब बिल्डिंग बनेगा थोड़ा सा हम इनको एडिशनल बांधकाम करने के लिए परमिशन देते हैं तो बिल्डर आ सकता है। बिल्डर आके जो एडिशनल एरिया है वो बेच के जो मुनाफा करेगा या बेनिफिट आएगा उसमें से आपको फ्री में घर देगा, और फ्री में घर देके आपका क्या होगा, भला होगा। आपको रिपेयरिंग नहीं करना पड़ेगा। जब आपका रीडेवलपमेंट होता है उस टाइम में आपको भाड़ा मिल जाएगा। ये चीज़ था, एक FSI एक TDR। वो TDR गवर्नमेंट को थोड़ा सा पैसा भर के आप थोड़ा उस TDR को बेचो। मुंबई में रेट बढ़ते जा रहा है, वो बढ़ने का वजह से क्या होगा, आपका सेलेबल कंपोनेंट उससे ज़्यादा पैसा आएगा, वो पैसे से आपको घर मुफ्त में देगा और आपको भाड़ा देगा। ये गवर्नमेंट का पहला प्लान था, और उस हिसाब से 2000 के बाद वो रीडेवलपमेंट चालू हो गया, वो भी सबब में। लेकिन लोगों का आशा तो रुकता नहीं है, और बिल्डर लोगों का ग्रीड तो कभी होता कम नहीं होता है। तो नॉर्मली जब ये मुद्दा गवर्नमेंट के पास लेके गए, और बिल्डर क्या करते थे एग्जिस्टिंग वाले को, ठीक है आपका जितना एरिया उतना दूंगा, बट आपको फ्लावर बेड नीच एरिया और एलिवेशन एरिया जिसको हम बोलते हैं फ्लावर बेड, ये इतना दूंगा, 100-150 फुट दूंगा, वो बाद में आप कवर कर सकते हो, ऐसा बोल के आपको रीडेवलपमेंट में इंटरेस्ट दिखा देते थे, उत्तेजन करते थे, और उसके बाद उनका जो TDR है वो बेच के उधर भी फ्लावर बेड वगैरह बना के करते थे। तो ये जब गवर्नमेंट को 2012 में पता चला कि रीडेवलपमेंट में ऐसे गलत व्यवहार हो रहा है, तो गवर्नमेंट में बोला एक काम करते हैं, अभी आपको जो FSI तो एक मिल ही रहा है, TDR एक मिल रहा है, वो भी ठीक है, लेकिन एडिशनल 35% हम आपको फंजिबल FSI देंगे, जो आप फ्लावर बेड बोलो, बालकनी बोलो, नीच एरिया बोलो, कुछ भी बोलो, आपको सब इंक्लूड करके, और अंदर लेना है तो अंदर भी ले लो। तो अभी आपको 1 FSI 1 TDR और 35% फंजिबल FSI, मतलब 2 के ऊपर 35, मतलब 2.7 टोटल बांधकाम 10,000 स्क्वायर फुट के सामने 27,000 स्क्वायर फुट बना सकते हो। अभी लोगों ने बोला यदि आप 0.7 देते हो, शुरुआत में उन्होंने बोला कि सबके ऊपर हम प्रीमियम लगाएंगे, सबके ऊपर प्रीमियम लगाएंगे तो और कॉस्टली होगा। इसके लिए कुछ हमारे जैसे लोगों ने सजेशन किया, फेडरेशन ने सजेशन किया कि कम से कम एग्जिस्टिंग वाले को आप प्रीमियम मत लेना, तो गवर्नमेंट ने उसको मान्य किया। लेकिन ये भी बोल दिया ठीक है हम प्रीमियम नहीं लेंगे, हम एग्जिस्टिंग एरिया को 35% देना है, लेकिन उसके ऊपर हम क्या नहीं लेंगे, प्रीमियम नहीं लेंगे। बट एक शर्त डाला, वो शर्त क्या है, वो जो 35% है जो फंजिबल FSI है वो एग्जिस्टिंग मेंबर को ही जाना चाहिए, वो सेलेबल नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है कि वो 35% बांधकाम नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करो, उसको एबेंस में रखो, मतलब यूज़ मत करो, क्योंकि कई बार होता है कि रोड हाइट ज़्यादा है तो TDR भी है FSI भी है, थोड़ा कम करो। तो इसके वजह से आपको क्या होता है, वो प्रीमियम 35% जो फंजिबल FSI है जो मेंबर का है वो मेंबर को ही जाना चाहिए। अभी क्या है 35% फंजिबल FSI में कुछ मीटर रूम है, कुछ लॉबी एरिया में भी कभी कभी जाता है, ऐसा करके जहाँ 35% है वो 20 से 25%, कई बार क्या है पहले बालकनी भी फ्री ऑफ प्रीमियम था 10%, वो 10% और प्लस 25%, ऐसा करके 35%। तो इसके लिए कई लोगों को 22%, 23% देते हैं, लेकिन आप एक समझ लेना, आपका फंजिबल FSI दूसरा किसी को दे नहीं सकता है, और एबेंस में रखते नहीं है नॉर्मली, क्योंकि वो बांध के आपको देता है तो आपको बेनिफिट होगा, लेकिन आपका फंजिबल FSI वो बेच भी नहीं सकता, ऐसा हाई कोर्ट का भी जजमेंट है, गवर्नमेंट का GR भी है, तो इसके लिए वो आपको मिलेगा। अभी जब 2034 नया डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन आया, लोगों ने बोला कि ये जो 35% आप फ्री ऑफ FSI दे रहे हो फंजिबल, ऊपर भी दे रहे हो, लेकिन
जो TDR हम लोड करते हैं या प्रीमियम FSI लोड करते हैं उसके ऊपर प्रीमियम बहुत है, TDR भी बहुत खरीदना पड़ता है, हमारा रीडेवलपमेंट बेनिफिट नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है एक काम करो, आपको 15% जो आपका आज का बिल्टअप है उसका एडिशनल 15% कोई प्रीमियम न लेते हुए आपको एडिशनल FSI देंगे। वो FSI आप किधर भी यूज़ कर सकते हो। आप वो FSI 15% जो है बेच भी सकते हो, आप वो एग्जिस्टिंग मेंबर को भी दे सकते हो, आप किधर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो 15% जो है वो जो TDR है या प्रीमियम FSI 0.5 प्रीमियम FSI होता है, 0.5 TDR होता है। वो जो प्रीमियम FSI 0.50 है 0.5 उसके अंदर 0.35 वो प्रीमियम FSI भर के ले लेते हैं। जो 15% है वो बिना प्रीमियम का लेते हैं, लेकिन उनको 2.7 के ऊपर नहीं मिलता है। जो भी बांधकाम है वो 2.7 में ही होगा। इसके लिए 2.7 में 15% जो 33(7)(b करके है उसमें उनको फ्री ऑफ प्रीमियम दिया जाता है, लेकिन वो किधर भी ऑफर सकता है। इसके लिए जब भी प्रपोजल वायबल नहीं है उन लोग वो बेचते हैं। कोई भी मेंबर को ये 15% या 10 स्क्वायर मीटर पर टेनेमेंट मिलता नहीं है, लेकिन 35% जो फंजिबल FSI है वो आपको मिलता है। दूसरा जो सवाल आया है, ये सब किधर लिखा है? डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन, क्योंकि जितने भी बांधकाम होता है दैट हैपन्स अंडर द DCPR, डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन। दूसरा 9 मीटर का रोड है, 9 मीटर रोड तक है आपको FSI 1 मिलता है, TDR 1 मिलता है, TDR या प्रीमियम FSI 1 मिलता है, उसके ऊपर 35%, मतलब 2.7 के ऊपर आप बांधकाम नहीं कर सकते हो, ये 33(7)(b में। तो इसके लिए जिसका 9 मीटर का रोड है, नॉर्मली यदि वो 33(7)(b में जाते हैं और आपको 35% देता है, मुझे लगता है वो कि वो सही रहेगा। फिर भी मैं इतना ही बोलूँगा, इनको 50% एक्स्ट्रा मिलता होगा, इनको 35% मिलता होगा, इनको 20% मिलता होगा। अभी ये क्यों? क्योंकि वो प्लॉट का पोटेंशियल के ऊपर है, प्लॉट कितने रोड के ऊपर है और उधर FSI कितना कंज्यूम हुआ है। मान लो उधर ओवर कंज्यूम FSI होगा तो रीडेवलपमेंट भी नहीं हो सकता है, रिकन्स्ट्रक्शन हो पाएगा। रिकन्स्ट्रक्शन करना है तो फिर आपको पैसा देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि आपका कितना कंज्यूम हुआ है और उधर टोटल FSI कितना मिलता है, उसके ऊपर से आपको 35% एक्स्ट्रा जो दे रहा है वो सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसके लिए एक आर्किटेक्ट को अपॉइंट करके या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को अपॉइंट करके एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेना जरूरी है। जब तक फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपको नहीं मिलता है तो मैं ये बोलना गलत होगा कि आपको जो 35% मिल रहा है वो सही मिल रहा है कि गलत मिल रहा है एक्स्ट्रा। तो जिनका जो सवाल था 9 मीटर में मुझे 35% मिलता है तो मैं जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। यदि आपको 1 FSI यूज़ हुआ है, आपको 35% एक्स्ट्रा मिलता है, भाड़ा मिलता है, कॉर्पस मिलता है, आप बेशक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी और थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है क्या, ये जानना है तो आपको आर्किटेक्ट या फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना पड़ेगा आर्किटेक्ट के माध्यम से, और उसके बाद ही हम बता पाएंगे। अभी सवाल आया ओवर कंजम्पशन, आपका बहुत सारा सवाल बचा होगा, मैं बाद में लूँगा। अभी आया ओवर कंजम्पशन ऑफ FSI। ओवर कंजम्पशन मतलब क्या है? आपका प्लॉट एक था, 10,000 स्क्वायर फुट था, उधर एक बनना चाहिए था, उधर का जगह में 1.5 बन गया, आधा ऑलरेडी ज़्यादा बन गया। आधा ज़्यादा बनने के बाद अभी आपको मिलता है कितना? एक FSI, एक TDR और 35% फंजिबल FSI मान के चलते हैं। आपको मिलने वाला है एक FSI, 0.5% TDR, 0.5% जो है प्रीमियम FSI प्लस 35% फंजिबल, ऐसा करके टोटल मिलता है 2.7। अभी 2.7 में मोटा मोटा हिसाब ऐसा रहता है, 1.35 बिल्डर लेके जाता है, सेल करता है, 1.35 एग्जिस्टिंग सोसाइटी को फ्री ऑफ चार्ज देते हैं, नॉर्मली 50-50 हो जाता है। अभी ये 50-50 में ऑलरेडी आपका 1.5 कंज्यूम हो चुका है। ज़रा समझने का कोशिश करो, आपका कितना कंज्यूम हो चुका है? आपको 1 + 35% फंजिबल 1.35 वो देने वाला था, लेकिन आपका ऑलरेडी 1.5 कंज्यूम हुआ है।
बराबर ना। यदि आपका ऑलरेडी 1.5 कंज्यूम हो चुका है, जैसा कि आपको 1.35 देना था, तो 0.15 आपने ज़्यादा कंज्यूम हुआ है, ये बिल्डर को नुकसान होगा। उस जगह में यदि वो आपका जितना एरिया है तो उतना ही देता है तो अच्छा है, आप जा सकते हो। अभी सवाल किसी ने किया, मैडम ने किया, मेरा तो 2 FSI कंज्यूम हो चुका है, तो मुझे रीडेवलपमेंट नहीं होगा क्या? बिल्कुल आपका रीडेवलपमेंट हो सकता है। क्यों होगा? जिनका ओवर कंजम्पशन है उनको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट ने एक नया कायदा बनाया जिसको हम बोलते हैं 3311। कौन सा है? 3311। 3311 मतलब क्या है? DCPR 3311, रेगुलेशन नंबर 3311। 3311 मतलब ये है, आपका जो बिल्डिंग है वो आप नॉर्मली SRA के साथ मर्ज कर सकते हैं। किसके साथ? SRA के 5 मीटर के अंदर, 5 मीटर के अंदर जो SRA स्कीम है उसके साथ आप मर्ज करते हो। हाँ, 5 किलोमीटर, सॉरी 5 किलोमीटर के रेडियस में या आपका वार्ड में जो SRA स्कीम है उसके साथ मर्ज कर सकते हैं। वो मर्ज करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 2.5 FSI मिलेगा, प्लस 1.5 FSI माड़ा को बांध के देना पड़ेगा। तो तब क्या होगा? कम से कम आपको कम से कम आपका बिल्डिंग बना के मिल सकता है। एक्स्ट्रा एरिया मिलेगा ऐसा नहीं बोलूँगा, बट उधर 4 FSI हो सकता है। आपका 9 मीटर का रोड होने के बावजूद भी आपको उधर 4 FSI मिल सकता है। 4 FSI प्लस उसके ऊपर फंजिबल FSI ऐसा करके 5.4 तक जा सकते हैं। तो इस तरह का प्रावधान डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन में SRA का स्कीम के साथ आप जोड़ सकते हो। नहीं तो और एक स्कीम आया 3312B, वो आप BMC के साथ जोड़ सकते हो। 3312B 3312B मतलब सॉरी 12B भी है, 20B भी है। 3320B भी है, 20B, 3320B, 3312B और 3311, ये तीनों स्कीम में ये 12B और 3320B ये BMC के साथ है। उधर भी आपको कुछ बांधकाम करके BMC को देना है। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उधर भी आपको 4 FSI मिल सकता है प्लस फंजिबल। तो इस तरह का जो स्कीम है उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। दूसरा सवाल आया, हमारे पास 16 सोसाइटी है। 16 सोसाइटी में 2 सोसाइटी एक बाजू में है, वो एकजुट अलग से जाना चाहते हैं। 14 सोसाइटी अलग से जाना चाहते हैं। वेदर इट इज़ पॉसिबल? आंसर इज यस, क्योंकि हर सोसाइटी अपना अलग अलग कन्वेंस लिया है, कन्वेंस एकजुट नहीं है, और अपना अपना अधिकार वो वापर सकते हैं, वापर के अपना अपना बिल्डर को बना के वो अलग से जा सकते हैं। मैं तो एक गोरेगांव का एक उदाहरण दूंगा, यदि आप लोग को मालूम है तो, नहीं है तो भी मैं बताऊंगा। MG रोड जानते हो? MG रोड में उन्नत नगर 3 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। उधर क्या हुआ, उन्नत नगर 3 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, ये क्योंकि ये हाईकोर्ट तक मैटर गया है इसके लिए मैं बता रहा हूँ। उन्नत नगर 3 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 144 प्लॉट्स है, मतलब फ्लैट्स है। वो बैठक चाल, जैसा माड़ा का बैठक चाल होता है ना, वैसा। फ्रंट MG रोड में जो है एक पट्टा है जहाँ 48 फ्लैट्स है, 48 ब्लॉक्स, 100 फुट का या 150 फुट का एक एक ब्लॉक है। तो उन्होंने MG रोड का जो ब्लॉक था, 48 लोग हमारा ऑफिस में आए, बोला कि अभी रीडेवलपमेंट जा रहा है, लेकिन हम लोग अभी कॉमर्शियल लेके उधर बैठे हैं सामने, और हम सेल्फ रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी बोलते हैं कि आप भले फ्रंट हो पीछे हो, हम लोग 144 ब्लॉक्स हैं, हम बड़ा बिल्डर को दे देंगे और वो क्लस्टर डेवलपमेंट करेगा, आप जो चाहिए वो करो। लेकिन फ्रंट वाले ने छोड़ा नहीं। उन्होंने क्या किया मालूम है? वो अलग सोसाइटी बनाया। फ्रंट वाले ने मिलके सोसाइटी बनाया, वो सोसाइटी डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने बनाया,
फिर जॉइंट रजिस्ट्रार के पास गया, जॉइंट रजिस्ट्रार से मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर से हाई कोर्ट तक गया। तो हाई कोर्ट ने क्या बोला मालूम है, यदि वो अलग अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं और अपना भला दिखते हैं और सेल्फ रिडेवलपमेंट में जाना चाहते तो आप उसको रोक नहीं सकते। तो इसके लिए अलग दो सोसाइटी आपका अलग ही है ऑलरेडी, इधर तो एक सोसाइटी से अलग होके बना रहा है, तो इसके लिए अलग होके भी कई लोग बनाते हैं क्योंकि उनको बेनिफिट चाहिए। जबकि उनको सोसाइटी के साथ जाता तो 1,500 स्क्वायर फीट मिलता था, अभी वो सेल्फ रिडेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको फ्रंट एरिया भी मिल रहा है, कॉमर्शियल मिल रहा है, प्लस उनको 2,000 स्क्वायर फुट मिल रहा है। उधर 1,500 रेसिडेंशियल मिलता था, अभी उनको कॉमर्शियल मिलेगा क्योंकि बिल्डर चाहता था कि वो पूरा का पूरा कॉमर्शियल उनको रखने के लिए रेसिडेंशियल जो सामने वाला है उनको पीछे डालते थे। ये जब सोसाइटी वाले को मालूम पड़ा, फ्रंट वाले को, तो उन्होंने अपना अलग सोसाइटी बनाया। तो आपका अलग सोसाइटी बना, दो अलग अलग सोसाइटी है वो जा सकते हैं। लेकिन उसका आरजी का जो पोर्शन है वो कैसे डिवाइड होगा? नहीं, वो तो प्रोपोर्शनेट जाएगा ना, आरजी का जो है वो प्रोपोर्शनेट जाएगा, वो डिमार्केशन जरूरी नहीं है। ओके, अगला आते, क्योंकि ये तो देखो बारीक से आपको जानकारी चाहिए, फिर एक आर्किटेक्ट को अपॉइंट करना पड़ेगा, फिजिबिलिटी निकालेंगे और आरजी का क्या होगा कैसा होगा, नॉर्मली वो प्रोपोर्शनेट जाता है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। कॉम्पनसेटरी एफएसआई हो गया, 33(7)B हो गया, 2006 में कंप्लीट हुआ है। माडा का सोसाइटी है, आपका जो फंजिबल एफएसआई है वो आपके पास ही रहेगा, वो फंजिबल एफएसआई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। तो इसके लिए यदि आपको आगे जाके वो फंजिबल एफएसआई यूज़ करके आपको एडिशनल एक रूम बनाना है, शायद हो पाएगा, बट मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ। आप वो फिजिबिलिटी देख लो, हाँ दैट कैन बी डन, बट इट शुड बी एग्जिस्टिंग मेंबर्स। ओके, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कि नाउ ही इज सेइंग कि ओसी नहीं आया, बिल्डिंग कंप्लीशन आया। हैव यू रिसीव्ड द बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द माडा और बाय द आर्किटेक्ट? एमसीजेम ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया है। देखो यही कंफ्यूजन है, ओसी आने के बाद ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है बीएमसी में। पहला ओसी आता है, ओसी आने के बाद पानी का कनेक्शन मिलता है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन मिलता है, ड्रेनेज कनेक्शन मिलता है, उसके बाद आपको क्या मिलता है, बिल्डिंग कंप्लीशन मिलता है। इसके लिए आपको अलग से ओसी लेने का जरूरी नहीं है, ठीक है, ओसी नहीं। फिर भी आप एक बार ऑफिस में ला के दिखा दो, फिर हम लोग उसके ऊपर आप ज़्यादा जानकारी देंगे। नेक्स्ट सवाल है, क्या हमें पीएमसी अपॉइंट करना चाहिए? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नॉर्मली अपॉइंट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? और गवर्नमेंट का जीआर भी बोलता है कि आपको अपॉइंट करना है। अभी क्यों बोलता है गवर्नमेंट जीआर? क्योंकि आप लोग जो है रीडेवलपमेंट के बारे में जानकारी नहीं रखते हो। यदि आपको जानकारी नहीं है, एक जानकार व्यक्ति को अपॉइंट करना है। बहुत सारा लोग बोलते हैं बीएमसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट चोर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट बिल्डर के साथ मिलके हमको मिसगाइड करता है। देखो किसी ना किसी के ऊपर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। यदि आपको लगता है सब कुछ आप ही कर सकते हो, आप करो, मैनेजिंग कमेटी उतना सक्षम है वो करो, लेकिन एक थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को पूरी तरह से आप जानकारी लेके यदि करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं आएगा, ये मेरा मानना है। तो इसके लिए आप पीएमसी जो है बिल्कुल आपको अपॉइंट करना चाहिए और बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो थर्ड पार्टी है। उसके बाद एफएसआई नॉन कंज्यूम एफएसआई मतलब 1 एफएसआई होना चाहिए, उधर 0.5 एफएसआई यूज़ हुआ होगा, 0.75 यूज़ हुआ होगा, तो इसका मतलब 0.25 अभी भी है बैलेंस एफएसआई, प्लस आपको टीडीआर है, प्रीमियम एफएसआई है, तो इसमें कोई चैलेंज नहीं है, उल्टा आपको अच्छा है क्योंकि पहला एफएसआई कम यूज़ किया है, जहाँ ज़्यादा यूज़ हुआ तकलीफ है, यदि कम यूज़ हुआ है आपको कोई तकलीफ नहीं आएगा। अभी बिल्डर बोलता है कन्वेंस मेरा नाम से लूँगा, इतना बड़ा मूर्ख सोसाइटी नहीं होना चाहिए। यदि बिल्डर बोलता है, देखो चैलेंज ये है
यदि आप कन्वेंस उसके नाम से दिया, कल आपको उसको टर्मिनेट ही नहीं कर पाएंगे। उसने 10 साल लगाया, 20 साल लगाया, 50 साल लगाया, उसने बाड़ा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज लैंड इज इन हिज नेम। कल वो चाहते तो दूसरा बिल्डर, तीसरा बिल्डर, चौथा बिल्डर को अपॉइंट करते जाएगा वो। तो आप ये समझ लो, आप कोई भी हालत में बिल्डर के नाम से कन्वेंस करने को देना नहीं चाहिए। यदि आप वो देते हो, बिल्डर के नाम से कन्वेंस करके देते हो, आपके जैसा मूर्ख कोई नहीं है और आपके जैसा सुसाइडल एटीट्यूड किसी का नहीं है। आप अपना सब कुछ खो बैठोगे। तो इसके लिए कोई भी हालत में आप बिल्डर के नाम से कन्वेंस नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्लस्टर डेवलपमेंट, माड़ा का क्लस्टर डेवलपमेंट, ये जो ज़मीन 6000 स्क्वायर मीटर के ऊपर है वेस्टर्न में या ईस्टर्न में, सबब में, हाँ तुम जा सकते हो। तो यदि कोई भी जगह 6000 स्क्वायर मीटर के ऊपर है, उधर क्लस्टर डेवलपमेंट में ले सकते हैं। क्लस्टर डेवलपमेंट मतलब उधर 4 FSI मिलता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, आपको रोड विड्थ है वो 18 मीटर के ऊपर होना चाहिए। यदि रोड विड्थ 9 मीटर है, 12 मीटर है, शायद क्लस्टर डेवलपमेंट में जाके फ़ायदा नहीं है, उधर आपको कम FSI मिलता है, वो 3 के ऊपर नहीं जाएगा। इसके लिए यदि क्लस्टर डेवलपमेंट में जाना चाहिए, 18 मीटर के ऊपर रोड होना चाहिए, प्लस 6000 के ऊपर स्क्वायर मीटर होना चाहिए। साउथ मुंबई में वो 4000 है। नेक्स्ट आते हैं PMC अलॉटेड ईयर बैक, अपॉइंटेड 10 ईयर्स बैक। यदि आपने PMC 10 साल के पहला किया है और बाद में बिल्डर भी अपॉइंट हुआ है, तो नया फिजिबिलिटी लेने का कोई मतलब नहीं है। यदि लेना चाहते तो आज के तारीख में लेना चाहिए। वो नहीं लेता है, क्यों नहीं लेता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन नॉर्मली वो लेना चाहिए। 10 साल पहले जो PMC अपॉइंट किया था, लेकिन जब करंट सिचुएशन में जब बिल्डर को अपॉइंट किया तब वो PMC था ही नहीं। एवरी डिसीजन वाज टेकन बाय द मैनेजिंग कमेटी। तो ना फीजिबिलिटी रिपोर्ट नया है, ना PMC नया है, कुछ नहीं है। क्या है, हाउसिंग सोसाइटी का जो रीडेवलपमेंट है ना, वो मेजॉरिटी के हिसाब से चलता है। रीडेवलपमेंट जो है मेजॉरिटी के हिसाब से चलता है। अभी आप जो बोल रहे हैं ना वो सही है। आज के तारीख में TDR नियम बदल गया, प्रीमियम FSI बदल गया, रेट बदल गया, तो नया फिजिबिलिटी होना चाहिए, नई तरीक़ा से नेगोशिएशन होना चाहिए। 5 साल 6 साल पहले जो बिल्डर अपॉइंट किया था उस टाइम का जो अलग है, अभी अलग है। लेकिन ये सोसाइटी का मैनेजिंग कमेटी को समझना चाहिए। यदि वो नहीं समझते हैं, आप 2 4 5 आदमी बोल सकते हैं, बोलने के बाद भी मेजॉरिटी बोलते हैं वो सब नहीं चाहिए। बिल्डर तो अपॉइंट किया ना, अभी रीडेवलपमेंट करो, हमारा बिल्डिंग खराब हो रहा है, ये हो रहा है। अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यही बोलता है, मेजॉरिटी जो तय करेगी वो, आप समझ रहे हैं ना। बिकॉज हाउसिंग सोसाइटी एक डेमोक्रेटिक सेटअप के हिसाब से काम करता है। जो मेजॉरिटी बोलते हैं वैसा। अभी आपका इधर मेजॉरिटी बोलता होगा PMC नहीं चाहिए, क्यों बोलते हैं नहीं चाहिए? क्योंकि मैनेजिंग कमेटी बोलते हैं नहीं चाहिए। और कौन खर्चा करेगा, कैसा करेगा, नया करेगा तो टाइम और जाएगा। फिर बिल्डर बोलता है नेगोशिएट करेगा तो मैं आपको कम दूंगा, वो डराता है, और डराता धमकाता है तो हम भी डर जाते हैं, बोले जो है वो करो भाई। तो ये जब आप सरेंडर करते हो तो उसको कुछ नहीं कर सकते। सो आखिर में मुझे लगता है कि और एक था 5 क्या था, MOFA एंड RERA। या आई विल कम टू दैट। तो अभी सवाल ये है कि MOFA एंड RERA। MOFA मतलब महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट। जब महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट में आपका रीडेवलपमेंट होता है, बराबर ना, तो महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट उसमें MOFA में नॉर्मली ये एरिया के लिए यूज़ करते हैं। मान लो ये आपका फ्लैट है जिसके अंदर इधर किचन है, इधर बेडरूम, ये टॉयलेट है और एक किचन है, और ये बेडरूम है 1, ये बेडरूम 2 है, ये हॉल है, ठीक है, ये इतना बड़ा है। जब MOFA एरिया होता है, ये अंदर का जो वॉल है ये गिनेगा नहीं, जहाँ कारपेट डाल सकते हैं, मतलब ये आपका कारपेट एरिया होगा। अंदर का अंदर जो एरिया है वो कारपेट एरिया होगा, अंदर का बाहर का नहीं है। जब RERA में क्या होता है, मान लो ये है, मान के चलो 1000 फुट कारपेट, MOFA कारपेट,
ध्यान में है? ये हो गया मोफा कारपेट 1000 फुट का फ्लैट, 2 बेडरूम फ्लैट। अभी वो रेरा होता है ना, ये 1050 होगा। अभी 1050 क्यों होगा? 50 स्क्वायर फुट ज़्यादा होगा। वो क्यों होगा? वो इसके लिए होगा, बीच का जितने भी दीवार है ना, दीवार 1 फीट का दीवार होगा, आधा फीट का दीवार होगा, ये पूरा का पूरा जगह काउंट किया जाएगा एरिया के अंदर। तो अंदर का एरिया 50 फुट है और बाकी का जो कारपेट एरिया 1000 है, ये वॉल का एरिया है 1050। तो बिल्डर क्या करता है, आपका जब फ्लैट लेता है वो मोफा के हिसाब से लेता है, मतलब कम एरिया लेता है। अब जब देता है रेरा के हिसाब से देता है। उससे क्या होएगा, बिल्डर को 5-6% 4 से 5% बेनिफिट होगा। इसके लिए आपको जब भी लिखना है, यदि हमारा मोफा कारपेट एरिया है तो रीडेवलपमेंट करके भी हमको रेरा कारपेट नहीं चाहिए, मोफा कारपेट दो। नहीं है, आप लेते टाइम ही रेरा कारपेट ले लो, ताकि देते टाइम भी रेरा कारपेट दो, ताकि 105 के ऊपर 35%, 105 ऊपर 35% मिलेगा। तो इस तरह का थोड़ा सा मनमानी कुछ डेवलपर लोग करते हैं, क्योंकि आप लोग को जानकारी नहीं है इसके लिए। तो आप वो जानकारी लीजिए। अभी लास्ट सवाल है, हमारे पास 5 सोसाइटी है जो इंटरकनेक्टेड है, तो सबका फ्लैट एरिया सेम है। यदि सबका फ्लैट एरिया सेम है, नंबर ऑफ मेंबर्स भी सेम है, तो आपको सबको एरिया, लैंड एरिया भी सेम मिलना चाहिए, और वो हिसाब से डेवलपमेंट में भी सेम FSI, सेम बेनिफिट मिलना चाहिए। अभी आपने जैसा बताया, लास्ट में जो 2 सोसाइटी है उनका कंपाउंड एरिया ज़्यादा है, वो हिसाब से वो बोलते हैं हमारा बाजू में कंपाउंड ज़्यादा है। दूसरा सोसाइटी बोलता है बाजू का चौथा लास्ट 1 और 5, वो बोलते हैं हमारे इधर कंपाउंड ज़्यादा है, क्योंकि उनको घूमने के लिए कंपाउंड चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये समझने जैसा है, ये मेरा कंपाउंड है और इधर बिल्डिंग है 1 2 3 4 5। अभी नॉर्मली ये बिल्डिंग वाला क्या सोचता है, ये सब मेरा है, और ये क्या सोचता है, ये सब मेरा है। तो इसके लिए इनको ज़्यादा एरिया, इनको ज़्यादा है। ये बीच वाला है ना, दब गए, बोले इनका एरिया तो इतना ही है, ये 2 नंबर वाले का इतना ही एरिया है, 3 नंबर का इतना ही है, तो आप लोग का 3 लोग का कम एरिया है, इसलिए आपको कम मिलना चाहिए। और बाकी जो कोने में 2, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो कंपाउंड है ना, कॉमन कंपाउंड है। ये कंपाउंड के अंदर सबका अधिकार सेम है, अनडिवाइडेड शेयर है। इसके लिए वैसा गलती नहीं करना चाहिए। यदि कर रहे तो आपको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, ऐसा होता नहीं। एक कंपाउंड जो है ना, वो कॉमन कंपाउंड है। अपेक्स एरिया है ना, उसी में उन्होंने वाटर टैंक वगैरह दिया है, और अपेक्स एरिया का एनए टैक्स 2 बिल्डिंग भर रही है, 1 बिल्डिंग नहीं। तो उनको वही लगता है कि वो बीच का अपेक्स एरिया, इसका एनए टैक्स हम भर रहे हैं, हमारा वाटर टैंक वहाँ पे। अभी एनए टैक्स भी नहीं है, खत्म हो गया। नहीं, वो अभी तक तो था ना, मगर जो, और वाटर टैंक तीनों बिल्डिंग के वहीं पे है। नहीं, ठीक बट है। वो अपना वहाँ पे ये दिखाते कि ये हमारा एरिया नहीं नहीं, ठीक है, बराबर समझ गया मैं। ये गलत है। भाई साहब का जो सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। ये महत्वपूर्ण इसके लिए है, हमको लगता है मुंबई के लिए, ऐसा नहीं है। जमीन जो है, लैंड, ये स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड, 7/12 रेवेन्यू डिपार्टमेंट, प्रॉपर्टी कार्ड, ये सब महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड में आता है। महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड, ओके, 1966। ये जमीन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ताबा में। अभी इसमें जो डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट कौन कर सकता है? डेवलपमेंट भी जैसा महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल, ये सब देखता है जमीन का, पूरा महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड में। उसी तरह से अर्बन एरिया में जो डेवलपमेंट करना है, उसके लिए है कायदा महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट 1966। महाराष्ट्र टाउन प्लानिंग एक्ट, महाराष्ट्र टाउन प्लानिंग एक्ट 1966 मतलब क्या है? महाराष्ट्र में जो भी डेवलपमेंट, आप समझ रहे हो ना,
महाराष्ट्र में जो भी डेवलपमेंट होता है अर्बन एरिया में, टाउन प्लानिंग एरिया में, ये सब महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट में आता है। उसको MRTP एक्ट बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? अभी महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट ये बहुत बड़ा एक्ट है, अक्का महाराष्ट्र को लागू है। लेकिन महाराष्ट्र को अक्का लागू है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हर जगह में तो काम नहीं कर सकता है। तो इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, अंडर महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट के अंदर हर टाउन के लिए क्या किया है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो उन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वसई विरार के लिए वसई विरार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, नवी मुंबई के नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, मुंबई के लिए BMC है, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, रायगढ़ के लिए रायगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ध्यान में आया? चिपलून के लिए चिपलून म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, रत्नागिरी में रत्नागिरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। हर एरिया टाउन के लिए एक एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया, ठीक है। और ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बना के क्या किया, उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रोड क्या चाहिए, आपको ड्रेनेज क्या चाहिए, पब्लिक सुविधा क्या चाहिए, गार्डन क्या चाहिए, ये सब कौन तय करेगा, टाउन प्लानिंग एक्ट तय करेगी। तो अभी क्या किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, तो हर एक के लिए डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन होता है। मुंबई में खास करके बहुत सारा प्लानिंग अथॉरिटी है। प्लानिंग अथॉरिटी कितने हैं मुंबई में, बहुत प्लानिंग अथॉरिटी है। एक तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, दूसरा SRA है। अभी आप बोलेंगे SRA क्या करता है, जहाँ SRA है, स्लम है, उधर SRA काम करेगी। जहाँ माड़ा का लैंड है, जरा समझने की कोशिश करो, जहाँ माड़ा का लैंड है, माड़ा बिकम्स दी प्लानिंग अथॉरिटी। जहाँ आपका MMRDA है, वो MMRDA प्लानिंग अथॉरिटी है। फॉर एग्जांपल BKC, वो MMRDA का जमीन है तो MMRDA प्लानिंग अथॉरिटी है। इधर गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट है ना, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, वो MMRDA पास करती है। SRA का SRA पास करती है, माड़ा का माड़ा पास करती है। इतना बहुत बड़ा मेनी प्लानिंग अथॉरिटीज आर देयर बिकॉज लैंड्स आर डिफरेंट। तो मुंबई के लिए ये सब प्लानिंग अथॉरिटी के लिए डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस 2034, मुंबई के लिए डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन 2034 के माध्यम से डेवलपमेंट हो रहा है। अदर देन मुंबई, वसई विरार या नवी मुंबई, रायगढ़, अदर देन मुंबई, ऑल ओवर महाराष्ट्र, जिसको अदर देन मुंबई बोलते हैं, उधर है डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन, यूनिफाइड वर्ड है, यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन 2020। तो अलग रेगुलेशन अदर देन मुंबई के लिए। मुंबई के लिए डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन ये किधर है, MRTP के माध्यम से होता है। तो आई थिंक इतना काफ़ी है। तो आपका सवाल का जवाब इतना ही है, मुंबई के लिए डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन 2034 है। अदर देन मुंबई के लिए UDCPR, यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन 2020। FSI उधर थोड़ा अलग है, प्रीमियम रेट अलग है और थोड़ा सा मोटा मोटा सेम है, बट थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। उधर FSI 1.1 है, मुंबई में FSI 1 है, साउथ मुंबई में गए तो 1.33 है, माड़ा के लिए FSI 2.5 है। आप समझे ना, मुंबई के लिए अलग प्लानिंग है, उधर सब के लिए 1.1 है FSI, फिर TDR है, फिर आपका एक्सिलरी FSI है, उधर फंजिबल FSI नहीं है, एक्सिलरी FSI है, नाम अलग अलग है, बट मोटा मोटा वैसे ही है। तो आई थिंक वी हैव क्लियर्ड मेनी ऑफ योर डाउट्स। अभी कुछ लोगों ने सवाल नहीं किया है, मैं वो सवाल आपको करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है हमने बिल्डर को अपॉइंट किया डेवलपमेंट के लिए, उनके पास DA किया और हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं होता है। ज़रा समझने का कोशिश करो, हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं होता है, बिल्डर ने कर दिया तो एंड वो करेगा और काम करेगा। मगर ये समझना बहुत ज़रूरी है। कई लोग बोलते हैं, बिल्डर बोलते हैं RERA आया है,
और रेरा आने से सोसाइटी को मैं पैसा सब रेरा में डालूंगा, आपको प्रोटेक्शन आता है। मैं आपको बताऊं, रेरा आने से सोसाइटी का नुकसान हुआ है। रेरा आने से अभी बिल्डर ने कोई गलती किया, पूरा का पूरा जिम्मेदारी सोसाइटी के ऊपर आता है। मैं एक उदाहरण के साथ बोलता हूँ। इधर एक गोरेगांव पर्ल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, गोरेगांव का ही है, गोरेगांव पर्ल कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप गूगल करो, मालूम पड़ेगा आपको। गोरेगांव पर्ल कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या हुआ ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आपने ये समझ लिया तो आप सोचेंगे बिल्डर को अपॉइंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ बिल्डर को मत अपॉइंट करो, यदि बिल्डर को अपॉइंट करते हो तो आप सोच समझ के बिल्डर को अपॉइंट करो, क्योंकि आपने गलत बिल्डर को चुना तो आप समझ लो आप 12 आने का भाव में जाएंगे, मतलब आपका घर भी खो बैठेंगे। क्या हुआ था, उनका जो है 2 बिल्डिंग बनाने का था उसको। बिल्डर ने क्या किया, ये ए विंग ये बी विंग, बिल्डर ने क्या किया, एग्जिस्टिंग सोसाइटी वाले 60 मेंबर्स, उसको बोला 30 फ्लैट इधर देता हूँ मैं 1 to समझो 11 माला तक, और ऊपर का मैं बेचता हूँ। तो इधर टोटल 72 फ्लैट्स था, और इधर भी 30 फ्लैट अपना मेंबर के लिए बी विंग में। लेकिन बिल्डर ने 10 साल कुछ काम नहीं किया, लेकिन उसने बी बिल्डिंग है ना, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया, आरसीसी स्ट्रक्चर बनाया और कुछ किया नहीं, शायद लिफ्ट डाला होगा। 10 साल हो गया, भाड़ा नहीं दे रहा है, बिल्डिंग बना नहीं रहा है, सिर्फ बी बिल्डिंग बनाया। और उसने बिल्डर ने क्या किया, 72 फ्लैट्स है, लगभग 36 ये ऊपर 30 ग्राउंड से 11, उसके बाद 36, ये 30 फ्लैट और ये 36 फ्लैट ये तो बेच दिया। मतलब ये फ्लैट बेचा नहीं, सॉरी ये बेचा नहीं, 36 फ्लैट बेचा, ऊपर का इधर 36 फ्लैट बेच दिया उसने, 30 फ्लैट मेंबर्स के लिए, सिर्फ बी बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा है। तो हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने बोला कि टर्मिनेशन आपने बिल्डर को किया है, मैं टर्मिनेशन कंफर्म करता हूँ। हाईकोर्ट ने टर्मिनेशन कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद आर्बिट्रेटर ने क्या बोला, अभी तो देखो आपके इधर टोटल 72 फ्लैट्स है, आप मेंबर है ना, 30 एग्जिस्टिंग मेंबर प्लस 30 जो बेचा है वो फ्लैट में भी मेंबर घुस जाओ। तो मेंबर घुस गए, रहने को गए, लेकिन ये लोग चुप बैठे नहीं, इन लोग गए हाई कोर्ट में। उधर तो उनको निर्णय नहीं मिला, लेकिन नेशनल कंज्यूमर फोरम में गए, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, NCRDC बोलते हैं, नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन ने बोला कि 2-2 करोड़ रुपया हर एक मेंबर से लिया है, उनको 2 करोड़ रुपया किसने देना चाहिए, सोसाइटी ने देना चाहिए। 10% 9% इंटरेस्ट भी देना चाहिए, 10 साल 12 साल हो गया, वो पूरा का पूरा पैसा देना चाहिए। वो बोला कि ये तो बिल्डर लेके गया, बोला बिल्डर लेके गया चलेगा, लेकिन आपने तो बिल्डर के साथ पार्टनरशिप किया ना, बिकॉज यू आर डन ए पार्टनरशिप विद द बिल्डर एंड बिल्डर हैज़ रन अवे, आपका सोसाइटी है, अभी आपको पैसा देना है। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने बोला है, नेशनल कमीशन ने बोला है फाइनल है, आपको अभी पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अभी जितने भी लोग हैं 36 और 36 72 लोग, उनसे 150 से 200 करोड़ रुपया जो बिल्डर ने लिया है, ये पूरा 200 करोड़ प्लस इंटरेस्ट के साथ वो और 200 करोड़ हो गया, 400 करोड़ सोसाइटी को ये 72 लोगों को देना पड़ेगा, 72 लोगों को देना पड़ेगा। मतलब अभी इनका 60 लोगों का घर बेच के भी उतना नहीं होगा। आप समझ रहे मेरे क्या बोल रहा हूँ। यदि आपने गलत बिल्डर को चुना, रेरा का एरा में सोसाइटी सूप में जाएगा, सोसाइटी तकलीफ में जाएगा। इसके लिए बार बार हम लोग यही बोल रहे हैं, आप सेल्फ रिडेवलपमेंट करने का कोशिश करो, लेकिन सेल्फ रिडेवलपमेंट होता नहीं है क्योंकि पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता है, प्लानिंग वगैरह तकलीफ है। लेकिन मैं आपको इतना ही बोलूँगा, अच्छे से अच्छा बिल्डर को आप चुनो। अभी सवाल आता है, शायद जरा वो
बैनर लेके। तो हमने क्या किया है, अभी हमने ये किया है, जैसा शुरुआत में आपका नरेश भाई ने बताया, बिल्डर लोग कन्वेंस नहीं देते थे। बिल्डर कन्वेंस नहीं देते तो क्या करना पड़ता था, हमको सिविल कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाना पड़ता था, या सिटी सिविल में या कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ता था। तो अभी बिल्डर लोग आपको धोखा नहीं देना चाहिए, गलत पीएम से आपके पास नहीं आना चाहिए। इसके लिए हमने एक काम किया है, ग्रह हार्मनी रीडेवलपमेंट स्टेक होल्डर फेडरेशन बनाया। ग्रह हार्मनी रीडेवलपमेंट स्टेक होल्डर फेडरेशन ये क्या है, देखो आपको www.grsf.in एक वेबसाइट है। इसमें हमने क्या किया, मुंबई ग्राहक पंचायत, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, हाउसिंग फेडरेशन, बिल्डर्स एसोसिएशन, नेरेडको, क्रेडाई, फिर प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन, ये सब लोगों को मिला के एक बड़ा फेडरेशन बनाया। जितने भी एसोसिएशन है स्टेक होल्डर का, सब बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, ये फेडरेशन बनाया। इसका अध्यक्ष है गौतम चटर्जी साहब, IAS ऑफिसर रिटायर्ड है, महारेरा का अध्यक्ष थे। उनका नेतृत्व के अंदर हमने ये फेडरेशन बनाया। हालांकि मैं उसमें वाइस चेयरमैन हूँ, और रेरा का जो अधिकारी उधर सेक्रेटरी और टेक्निकल ऑफिसर थे, उनको हमने इधर फेडरेशन में लिया। इसका काम क्या है, आपको अच्छा बिल्डर चुनना, अच्छा आर्किटेक्ट चुनना, उनका ट्रस्टेड देखना। तो हम इसमें 3T बोलते हैं। 3T मतलब एक तो एक ट्रांसपेरेंसी, दूसरा है ट्रस्ट, और तीसरा है टाइमली कंप्लीशन। ये टाइमली कंप्लीशन करने के लिए, अच्छा बिल्डर चुनने के लिए हम आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है, पोर्टल तैयार करके दिया है, जिसमें आपका बिल्डर चुनते टाइम आपको मालूम पड़ेगा कि आपका कौन सा बिल्डर अवेलेबल है, कौन सा पीएमसी अवेलेबल है, कौन सा आर्किटेक्ट है, कौन सा इंजीनियर है। और उसके अलावा आपको बिल्डिंग बनाते टाइम बिल्डर क्या क्या काम करना चाहिए, क्वार्टरली क्या क्या करना चाहिए, वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहेगा। उसने किया कि नहीं किया वो भी आप देख सकते हैं। मॉनिटरिंग होता है तो टाइमली कंप्लीशन हो सकता है। और हाउसिंग सोसाइटी इस पोर्टल का बेनिफिट ले सकता है, और हाउसिंग सोसाइटी को इसके ऊपर कोई पैसा नहीं है, मुफ्त है। लेकिन आप पूछेंगे कि ये बड़ा पोर्टल है, काम कैसा चलेगा? वो चलाने के लिए हम जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, एडवोकेट है, उनको 5,000 रुपये सालाना लेते हैं लिस्टिंग फीस, डायरेक्टरी का फीस लेते हैं, और बिल्डर से 10,000 रुपये सालाना लेते हैं, ताकि वो जो पैसा आएगा उससे एक पोर्टल चलेगा, हमारा ऑफिस चलेगा। लेकिन हाउसिंग सोसाइटी को ये मुफ्त में हम दे रहे हैं। और हर हाउसिंग सोसाइटी ने ये बोलना चाहिए, जो ये पोर्टल में रजिस्टर्ड है, तो मतलब उनका वेरिफिकेशन करते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक होता है, और दूसरा उसका प्रोग्रेस ऑफ द बिल्डिंग बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है देख रहे हैं। और यदि कोई डिस्प्यूट आता है तो हम एक मीडिएशन सेल भी बनाया, वो मीडिएशन के हिसाब से आप अलग अलग काम कर सकते हैं। ई टेंडरिंग भी होता है, जैसे कि पहला है कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्टरी ऑफ स्टेक होल्डर, जो सर्विस प्रोवाइडर उसका, फिर अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, रिसोर्स ऑफ रीडेवलपमेंट मतलब अलग अलग GR है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, सब कुछ करेंगे। आपको मॉडल एग्रीमेंट देंगे, PAAA कैसा होगा, डेवलपमेंट एग्रीमेंट कैसा होगा, कंसेंट कैसा होना चाहिए, पावर ऑफ अटर्नी कैसा होना चाहिए। फिर डिस्प्यूट रिड्रेसल, जैसे कि आपका मीडिएशन सेल रहेगा। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कौन सा काम कितना टाइम में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। फिर आपको हेल्प डेस्क है, गाइडेंस सेल है, और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टूल भी है, प्रोजेक्ट हम मॉनिटर करते रहेंगे। आखिर में ई टेंडरिंग भी कर सकते हैं, यदि सोसाइटी को कोई रीडेवलपमेंट में जाना है आप इसमें ई टेंडरिंग भी कर सकते हैं। इस तरह का पूरा सुविधा आपको ये वेबसाइट में मिलेगा। इसका लॉन्चिंग थोड़ा दिन के बाद होगा, 1-आध महीने में होगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप जा सकते तो वेबसाइट देखिए, समझिए, आपको गवर्नमेंट का GR जजमेंट सब इसमें मिलेगा। सो विद दिस मेरा सेकेंड जो सेशन है वो है रीडेवलपमेंट। ये मैं समझता हूँ कंप्लीट हुआ है, और 2-3 सवाल मैं ले पाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैन यू शेड अ लाइट ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो 3 साल के अंदर अगर बिल्डिंग नहीं खड़ा हुआ तो? देखिए, आपको रीडेवलपमेंट में आप जाते हो, नॉर्मली 3 साल के अंदर बिल्डिंग बनना चाहिए। आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट में इतना लिखो 3 साल के अंदर बिल्डिंग बनना है, वो 4 साल लेने दो, 5 साल लेने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा।
में 3 साल के अंदर यदि डेवलपमेंट एग्रीमेंट में आप लिखते हो तो आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा, चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट है माडा सोसाइटी 14 सोसाइटीज एसोसिएशन है, 941 मेंबर्स, 70 शॉप्स है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट 510 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया रिकमेंडेड बट एसोसिएशन सेज 495, इज इट फेयर? वो तो आप एसोसिएशन को पूछ लो, मैं तो नहीं बोल सकता हूँ। यदि फिजिबिलिटी 510 बोल रहा है, मुझे लगता है 510 मिलना चाहिए, क्योंकि कंजर्वेटिव फिजिबिलिटी होगा और जब आपको मिलेगा तब मालूम पड़ेगा, बिल्डर आएगा तब डिस्कस होगा। नेक्स्ट है शिफ्टिंग चार्जेस 20,000, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। बिल्डर डेवलपमेंट ऑफर 10 months गिव लेटर टू एसोसिएशन दैट ही कांट गो अहेड फॉर रीडेवलपमेंट, असो एक्सेप्टेड विदाउट स्पेशल एजीएम। देखो, आपने डेवलपर को अपॉइंट किया, डेवलपर अपॉइंट करने के बाद डेवलपर बोलते हैं मैं नहीं कर सकता हूँ, आप ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। उसको टर्मिनेट करने के लिए जब सामने वाला ही बोलते हैं मैं नहीं कर सकता हूँ, हालांकि जनरल बॉडी में इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन टर्मिनेशन उसने किया, आपने नहीं किया। अभी आपको एक्सेप्ट करने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है। यस, क्या सवाल है? त्यांचा प्रश्न असा है, रेरा किसके लिए लागू है? रेरा जो है कंज्यूमर के लिए लागू है। कंज्यूमर मतलब क्या है? कंज्यूमर मतलब जो नया फ्लैट खरीदी करता है उसके लिए। अभी मान लो, एक उदाहरण के लिए बोलता हूँ, आप हाउसिंग सोसाइटी नहीं हो, वो है ना, अभी रायगढ़ में बड़ा लैंड ओनर है, वो ये है, उसका 5 एकड़ लैंड है और वो बिल्डिंग बनाने के लिए किसको देता है? टाटा को देता है, बड़ा, ठीक है। ये दोनों का बीच में एग्रीमेंट बनता है और ये फ्लैट बना के बेचते हैं, कौन? टाटा, बराबर ना। ये कंज्यूमर है, फ्लैट परचेजर, ठीक है ना। अभी मान के चलो 1 मिनट के लिए, ये टाटा का नाम मुझे गलत नहीं करना है, बी बिल्डर है, क्योंकि गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्डर बी है, ये लैंड ओनर है, बिल्डर बी है। अभी बिल्डर ने फ्लैट बनाने का रेरा में रजिस्टर्ड किया, रेरा में रजिस्टर्ड कर दिया, सब कुछ हो गया, और क्या हुआ? हर एक से उसने 10-10 लाख रुपया लिया। मान लो 500 फ्लैट वाले से वो 5 करोड़ या 50 करोड़ लिया, बिल्डिंग बनाया नहीं, अच्छा एडवर्टाइजमेंट किया, सब कुछ किया, समझ में आ गया? और ये 50 करोड़ लेके भाग गया 500 लोगों से, बिल्डिंग आधा किया, भाग गया। अभी मुझे बताओ, और उसने लैंड ओनर को बोला था मैं 1000 फ्लैट बना रहा हूँ, उसमें से 600 फ्लैट मैं रखूँगा 60% और 400 फ्लैट आपको दूंगा। 400 फ्लैट किसको दूंगा? लैंड ओनर को दूंगा। लेकिन उसने इधर से 600 में से 500 फ्लैट बेचा, 50 करोड़ लिया और भाग गया, दिवालखोर हो गया। अभी मुझे बताओ, इसको 400 फ्लैट मिलना था, उसको मिला नहीं, ये 500 लोगों को मिला नहीं। अभी क्या ये 500 लोग रेरा में जा सकते हैं? आंसर 100%, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया, कंज्यूमर है। क्या ये 400 फ्लैट नहीं मिला लैंड ओनर को, वो रेरा में जा सकता है? आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रमोटर है। प्रमोटर मतलब लैंड ओनर और बिल्डर, ये दोनों ने पार्टनरशिप किया है। बिकॉज इन्होंने पार्टनरशिप किया, सही किया गलत किया मुझे मालूम नहीं है, ये ए एंड बी पार्टनर है, इन्होंने कंज्यूमर को बेचा। मान लो एक बिल्डिंग बनाने को तैयार नहीं है, ये जो 500 लोग हैं ये अपना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बना के पूरा का पूरा ज़मीन के ऊपर अपना बिल्डिंग बना सकते हैं, और लैंड ओनर को 400 देने का भी जरूरी नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये लैंड ओनर और बिल्डर ये दोनों कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन किया, दे आर डन ए कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन। क्या कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है? 40% मुझे दे दो, 60% आप रखो और बेचो, और 60% बेच के जो पैसा आएगा उसमें से मेरे को 400 फ्लैट बना के दो, 40% फ्लैट बना के दो। और उसने तो पैसा लिया और भाग गया। इसी तरह से हाउसिंग सोसाइटी इज ए लैंड ओनर। ध्यान में आया?
लैंड ओनर है हाउसिंग सोसाइटी, नो डाउट हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर कंज्यूमर है, बट वो तो हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर ही है ना। हाउसिंग सोसाइटी जनरल बॉडी जो है उन्होंने निर्णय लिया ना बी बिल्डर को अपॉइंट करने का। इसके लिए लैंड ओनर इज ऑल्सो कंसिडर एज ए प्रमोटर। जो मैं गोरेगांव पर्ल सोसाइटी की बात किया, नेशनल कमिश्नर ने और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, आप दोनों पार्टनर हो, आपने एक दूसरे को मिलकर डेवलपमेंट करने का वादा किया, पब्लिक को बेचा और वो बेचने के बाद भले बिल्डर ने पैसा लिया है लेकिन ज़मीन तो आपका था ना, आपने ही लिया, माना जाएगा। वी आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल एंड यू आर द पर्सन हु हैज़ अपॉइंटेड हिम एज ए एजेंट बिकॉज यू गेव ए पावर ऑफ अटर्नी, यू गेव ए डेवलपमेंट एग्रीमेंट सेइंग दैट लैंड ओनर हैज़ गिवन ए पावर ऑफ अटर्नी टू सोसाइटी, हैज़ गिवन ए पावर ऑफ अटर्नी टू बिल्डर। यदि पावर ऑफ अटर्नी नहीं दिया होता, डेवलपमेंट एग्रीमेंट नहीं दिया होता, वो पैसा भी लिखकर नहीं लेता था पब्लिक से। आपने पैसा लेने के लिए उनको सुविधा दिया, इसके लिए यू आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। यदि वो लेके भाग गया तो अभी आप भरो। तो इसके लिए हाउसिंग सोसाइटी बीइंग ए लैंड ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्शंस डन बाय द बिल्डर। देयरफॉर वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल एंड विदाउट दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको कोई प्रोटेक्शन रेरा का नहीं मिलता है। Even we suppose buy extra space from the builder, so can we anything happen can we go for RERA? नहीं, वो एक्स्ट्रा एरिया आपने लिया ना, वो एक्स्ट्रा एरिया के लिए आप जा सकते हैं। वो तो मान लो आपका 500 फुट था, आपको 600 फ्री देने वाला था, आपने 100 स्क्वायर फुट एक्स्ट्रा लिया, वो 100 स्क्वायर फुट के लिए आप जा पाओगे बट 500 के लिए नहीं जा पाएंगे। वेरी गुड, जोरदार तालियां दे दो उनको। आपने तो हमको डरा दिया, आपको डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा। तो प्रिकॉशन यही है, जो डेवलपर आप चुनने वाले हो अच्छा से अच्छा डेवलपर चुनो, उसका रेपुटेशन देखो और सब प्रिकॉशन देख लो। अच्छा ज़्यादा देता है करके उस ज़्यादा देने वाला बिल्डर के पीछे मत जाओ। जो नॉर्मल देता है आपका प्लॉट के पोटेंशियल के हिसाब से देते हो उसके पास जाओ। मैं तो ये बोलता हूँ हमेशा कि आपको जब भी बिल्डर चुनना है, आपका एरिया का अच्छा काम किया हुआ बिल्डर का लिस्ट चाहिए। वो लिस्ट आपको अभी ग्रह हार्मनी रीडेवलपमेंट स्टेक होल्डर, ग्रह हार्मनी, वो हार्मनी मतलब पीस, ग्रह में पीस लाने का जो सुविधा हम करने वाले हैं रीडेवलपमेंट स्टेक होल्डर, आप उधर जाके देख लो आपके एरिया में कौन सा बिल्डर है, उसने कितना काम किया, कितना ओसी लाया, उसके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि नहीं, वो सब देख लो, क्योंकि ये डाटा किधर भी नहीं मिलता है। ये एक प्रिकॉशन आप ले सकते हो। दूसरा, जब तक आपका प्लान पास नहीं होता है, जब तक आपका प्लान पास नहीं होता है और पूरा का पूरा TDR या प्रीमियम नहीं भरता है और डेवलपमेंट एग्रीमेंट के साथ साथ आपका PAAA नहीं होता है। PAAA मतलब क्या है? परमानेंट ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन एग्रीमेंट, PAAA। जब तक आपका PAAA नहीं बनाता है, परमानेंट ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन, जो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में होता है, आज 500 रुपये का होगा, 500 रुपये के स्टैम्प पेपर में वो बना के आपको नहीं देता है, जिसके प्लान जब तक पास नहीं होता है वो नहीं होगा। तो प्लान पास होने के बाद वो होता है, वो आप करा के ले, रजिस्टर करके ले। मतलब आपको मालूम है कि मेरा ग्राउंड फ्लोर का 2 नंबर फ्लैट गया, अभी मुझे 5वां माला में 502 फ्लैट मिलने वाला है, पहले का 500 फुट था, अभी 600 फुट मिलने वाला है। ये जब तक आपका नया एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं होता है तब तक आप क्या करना चाहिए? फ्लैट को खाली नहीं करना चाहिए। तीसरा, PAAA जब तक नहीं होता है आपको घर खाली नहीं करना चाहिए। तीसरा, ऑफकोर्स बिना कन्वेंस आपको डेवलपर को अपॉइंट ही नहीं करना है, कन्वेंस कुछ भी करके आप भी ले लो। और चौथा, यदि आपको ठीक लगता है, ये तो मैं बोलता हूँ, आपको अच्छा PMC भी ढूंढना है। और PMC और एडवोकेट लीगल, ये 2 अलग अलग होना चाहिए। PMC, भले PMC के पास लीगल कंसल्टेंट है तो भी आपको अलग एक कंसल्टेंट अपॉइंट करना चाहिए। एडवोकेट जो है लीगल कंसल्टेंट अलग ही होना चाहिए। इतना प्रिकॉशन आप लेते हो और बाकी का आप ग्रह हार्मनी रीडेवलपमेंट में रजिस्टर करो ताकि डेवलपर का प्रोग्रेस भी मॉनिटर होगा। क्वार्टरली आपका DA में एक क्लॉज हमेशा आना चाहिए। क्वार्टरली एक रिव्यू मीटिंग होना चाहिए। रिव्यू मीटिंग मतलब डेवलपर का आदमी, सोसाइटी का आदमी और PMC, ये तीनों रहना चाहिए। उनका मीटिंग होना चाहिए, उसका मिनट्स होना चाहिए।
यदि वो मिनट्स होता है तो कम से कम आपका हर क्वार्टरली जो बोला था, और अपना डीए में एक क्लॉज होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं बार चार्ट बोलो, माइलस्टोन बोलो। आप जो है 3 साल में बिल्डिंग करने वाले हैं, 3 साल में करने वाले हैं, तो हर 3-3 महीने में क्या करने वाले हैं, मान लो माइलस्टोन बोलते हैं उसको, माइलस्टोन। तो पहला Q1 में क्या करेंगे, अपना डीए हो गया। Q2 में क्या करेंगे, आईओडी लाएंगे या एलओए लाएंगे। Q3 में क्या करेंगे, प्लिंथ सीसी लाएंगे, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। Q4 में हम क्या करेंगे, प्लिंथ डालेंगे। तो Q5 में हम लोग आपका 5 माला तक करेंगे। तो हर क्वार्टर में क्या क्या होगा, कम से कम वो टाइम शीट जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल ऑफ वर्क प्रोग्रेस, वो लिखना चाहिए। वो भी हम हमारा गृह हार्मनी रीडेवलपमेंट में हम एक को स्टैंडर्ड प्रोसीजर हर क्वार्टर में मिनिमम क्या होना चाहिए वो हम लिखेंगे। कम से कम उतना तो होना चाहिए, और उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए। मॉनिटरिंग मतलब आपको बैठ के उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आई थिंक इससे ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं ले पाएंगे, नहीं तो आपको खुद को करना है, खुद तो कोई करेगा नहीं। अभी लास्ट एक टॉपिक रहा है, मैं लेता हूँ, लास्ट 5 मिनट में लेता हूँ, मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में इतना ही बोलूँगा, आपका इलेक्शन जो है इलेक्शन रूल का हिसाब से होना चाहिए। 250 का नीचे का सोसाइटी है उनका इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर जो आपका जो पैनल में है उनसे कर सकते हैं। 250 ऊपर का मेंबर सोसाइटी रहेंगे उनको इलेक्शन ऑफिसर रजिस्ट्रार का ऑफिस से लेके करना है। और आपको मंथली मीटिंग करना चाहिए, साल में एक बार एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होना चाहिए। वो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग 30 सितंबर के पहला होना चाहिए, और आप जुलाई के पहले ऑडिट भी करके लेना चाहिए। हर जनरल बॉडी में बजट होगा और अकाउंट्स अप्रूव होगा, नया ऑडिटर अपॉइंट होगा, और इस तरह का जो प्रावधान आपको करके लेना है। और मिनट्स, महत्वपूर्ण मिनट्स लिखना चाहिए, हर महीना एक मीटिंग होना चाहिए। आई थिंक इससे ज़्यादा मैनेजमेंट जो है, आप बायलॉज देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी थोड़ा दिन में नया बायलॉज भी आने वाला है, एक 3-4 महीने में मुझे लगता है कि नया बायलॉज भी आएगा, क्योंकि ये 2014 का बायलॉज है, अभी 10 साल हो गया, कायदा में बहुत का बदल हुआ है। तो आपको थोड़ा दिन में वो दिखेगा। और कोई मैनेजमेंट को भी लेके कोई सवाल है तो मैं पूछूंगा। तो तीनों टॉपिक मैंने कवर किया है। हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट करने के लिए हम हाउसिंग सोसाइटी का मैनेजर का कोर्स करते हैं। हम लोग साल में एक बार जीडीसी का प्रोग्राम करते हैं। हमारा जीडीसी और मैनेजर कोर्स का जो कोऑर्डिनेटर है एसके सावंत है, आप इनका नंबर ले सकते हो, एसके सावंत। तो उनका नंबर आप लिख लो। यदि आपको हाउसिंग सोसाइटी का मैनेजर चाहिए या हाउसिंग सोसाइटी के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, आप या मैनेजर कोर्स चाहिए, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग चाहिए। एजुकेशन ट्रेनिंग भी हम करते हैं जो कंपलसरी है कायदे के हिसाब से। 986920 एसके सावंत है, ठीक है। शारदाश्रम दादर में होता है। हमारा कुछ लोग इधर आए हैं, ज़रा आप थोड़ा खड़ा हो जाइए, जिन्होंने हमारा कोर्स किया है या तो थैंक यू। हाँ, पास भी हुआ है। हमारा गवर्नमेंट डिप्लोमा होता है, जीडीसीए होता है। ये तो हमारा एक्स पाठंकर ना, पाटदेकर, एक्स पुलिस वाले हैं, वो बहुत सारा सोसाइटी का काम करते हैं। फर्स्ट बैच हमारा हुआ था लगभग 15 साल पहले, तभी उन्होंने जब पुलिस का काम करते थे उसी टाइम उन्होंने किया था। तो अभी रिटायरमेंट होने के बाद वो मैनेजर का कामकाज करते हैं। एनीहाउ, सो आपको मैनेजर का कोर्स भी है, और हमारा मैगजीन या हमारा मेंबरशिप आप बन सकते हैं। साल का 1000 रुपया है इंडिविजुअल के लिए, और सोसाइटी के लिए 2000 है। मैं तो आपको बोलूँगा हमारा सोसाइटी का मेंबर बन जाइए। और यूट्यूब बहुत है, 1000 के ऊपर यूट्यूब है, उसमें अलग अलग विषय के ऊपर आप यूट्यूब में जाइए, सब्सक्राइब करिए, आपको बार बार कुछ ना कुछ नया नया प्रोग्राम मिलते रहेगा। हेलो सर। सर आजकल ऐसा चलन चला है बिल्डर्स लोग का कि वो लोग बैंक गारंटी प्रोवाइड नहीं करते हैं और कहते हैं कि 4 फ्लैट हम आपको दे देंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वेदर वी शुड गो फॉर बैंक गारंटी मैंडेटरी। और देखो भाई साहब, मैंडेटरी बहुत कुछ है, लेकिन बिल्डर लोगों ने एक तय किया कि हम आपको बैंक गारंटी देंगे नहीं। आपको रीडेवलपमेंट कौन करेगा? बिल्डर ही करेगा।
सब बिल्डर ने अपना एसोसिएशन ने तय किया है कि हम बैंक गारंटी नहीं देंगे, हम 4 फ्लैट सिक्योरिटी देंगे। वो फ्लैट भले हवा में रहेगा बट वो आपको लेके आगे बढ़ना है और दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि आप बोलेंगे कि जो बिल्डर गारंटी देगा बैंक गारंटी उसी को अपॉइंट करेगा तो कोई बिल्डर आता ही नहीं। अभी देखो आधा बिल्डिंग छोड़ दिया तो आपको शादी करते टाइम सोचना चाहिए ये हनीमून का लड़की है या वो आखिर तक रहेगी, तो इतना तो तपसना चाहिए। आपको हनीमून अच्छा लगा तो फिर शादी कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, वो तो ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है बिल्डर जो चुनते हैं ना, आप गुड़ी गुड़ी जो बिल्डर बोलते हैं उसके पास मत जाओ, अच्छा समझ के सोच के जिन्होंने अच्छा काम किया, कम से कम बहुत सारा सोसाइटी में मैंने देखा सर ये बिल्डर तैयार है, मतलब कितना देने को तैयार है, 40% देने को तैयार है, बाकी लोग 32% ऊपर नहीं दे रहा है। फिर आप ये 40% वाले के पास क्यों जा रहे हैं? बोलते हैं उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसमें आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, उसने कितना बिल्डिंग बनाया, अभी तक एक भी नहीं बनाया। तो फिर वो आपको 40% क्यों दे रहा है? वो बोला कि मैं पहला बिल्डिंग बना रहा हूँ और मैं मेरा नाम करना चाहता हूँ, आपको मैं फंसाऊंगा नहीं और मैं प्रॉफिट नहीं कर रहा हूँ, 40% आपको देता हूँ। मतलब आपका घर के ऊपर वो आपका तजुर्बा ले रहा है, उसका तजुर्बा आपके घर में हो रहा है, ये बोल के कि आपको मैं 8% ज़्यादा देता हूँ, आप समझ लो आपका घर ही नहीं बनने वाला है। देखो पहला 2-3 काम में ट्रायल एंड एरर होता है, बहुत सारा नुकसान होता है। यदि वो प्रॉफिट ही नहीं करने वाला है, वो उधर आता है और वो कैसा कर पाएगा? उसको सस्टेनेबल तो कुछ चाहिए ना। तो ये आदमी घर अधूरा चल के छोड़ के जाने वाला है। तो इसके लिए ज़्यादा ग्रीड मत बनो। मैंने समझाया ना, यू आर ए लैंड ओनर और बिल्डर दोनों मिलके डेवलपमेंट कर रहे हैं। कल मान लो बिल्डर भाग जाता है, लैंड ओनर के ऊपर वो जवाबदारी आता है। इसके लिए फॉर्म बी जो है वो रेरा लिख के लेता है लैंड ओनर से, और आप नहीं लिख के देते तो रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो आपका फ्लैट बिकेगा नहीं, आपका रीडेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये बिल्डर कमिटी बेच गया, सोल्ड आउट हो गया, ऐसा नहीं है। इन ऑर्डर टू डू द रीडेवलपमेंट 10 मिनट के बाद हमारे बीच में चितले साहब है, चितले ना, ही इज़ कन्वीनर ऑफ लोकल एरिया कमिटी वार्ड नंबर 54 बोथ। सो ही विल गिव दी वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। एंड यदि आपको कुछ सवाल है, अभी भी मैं 5-10 मिनट हूँ, आपका इंडिविजुअल सोसाइटी का सवाल लूँगा। Hello, good evening everybody. I am Uday Chitale. I am associated with Maharashtra Societies Welfare Association, working under guidance of Prabhu sir and all his associates for a long time. And Prabhu sir has given a clear indication how we have to behave and how we have to act in redevelopment of project and how we have to go. First of all, most important thing is integrity. Managing committee should have integrity and members should have full faith with the managing committee. Otherwise, it will be very difficult to go ahead with any redevelopment project. Also, I am thankful to Prabhu sir for this lecture delivered by him and very points in simple language. Many points he has explained to us, and I am also thankful to Advocate Pai sir for this conveyance matters, how we have to go and how we have to proceed, what care we have to take. Everything they have done very nicely, and I think most of your queries are resolved, and he is there for some more time to give answers to your questions in very short time. I am thankful to Prabhu sir and I am thankful to each of you to attend this seminar on this evening. Thanks everybody.